हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप ES पॉइंट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग लेटर मुगल्स पढ़ने जा रहे हैं और आज का दूसरा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो ये लेटर मुगल्स का जो पतन हुआ, किस प्रकार से मुग़ल सल्तनत सॉरी मुग़ल अम्पायर किस प्रकार से मुग़ल अम्पायर जो इतना ज़्यादा ग्लोरीफुल था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसे कैसे ख़त्म होता है, क्या क्या कारण है होगी, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बस टेंशन मत लेना, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, चीज़ों को मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ। तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप लोग कहें तो मैं इसको ट्रांसलेट भी करना है, बस इसको ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट करके मैं इसको हिंदी PDF भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, जब कुछ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना रहेगा तो मैं इंग्लिश में ही करूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहा हूँ बचपन से, तो थोड़ा इसमें मेरा आसानी रहता है। उसके बाद चलिए आते हैं, देखते हैं लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स पहले समझो होता क्या है, कहते किसको है। देखो, मुग़ल पीरियड आपने पढ़ी होगी। मुग़ल पीरियड में मुग़ल पीरियड का जो संस्थापक था, फाउंडर, बाबर था, सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो मुग़ल अम्पायर जो है बहुत बड़ा अम्पायर था। बाबर ने उसकी स्थापना करी थी। बाबर के बाद अकबर ने इसको फैला, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। इस प्रकार से मुग़ल अम्पायर अपने समय का बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। और काफ़ी सालों तक मुग़ल अम्पायर ने इंडिया में वर्चस्व रहा है। लेकिन क्या हुआ कि इन सभी के इतना ज़्यादा पावरफुल होने के कारण मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल शासक बने, जितने भी रूलर्स बने, जितने भी सक्सेसर आए हैं, सारे के सारे बोल सकते हैं इनकैपेबल थे, नल्ले बेरोजगार थे मेरे लैंग्वेज में बोले जाए तो समझ रहे हो भाई। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा भी गया है, मैं बस समझाने के लिए सब बोलता हूँ, आप लोग दिल पे मत लेना, ठीक है। मीम वगैरह में बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आ जाता है मुंह पे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द पीरियड ऑफ औरंगजेब इज नोन एज द पोस्ट मुगल पीरियड। ओके, नो रूलर वाज क्वालिफाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इनकैपेबल था। जैसा औरंगजेब था, शाहजहाँ था, जहांगीर था, ठीक है, ये सभी अच्छे रूलर्स थे मुगल अम्पायर के, मुगल पीरियड के। लेकिन ये सब जो आया है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये बाद वाले सब हैं, सब के सब बकलोल। इसमें से कुछ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बकलोल थे। जैसे कि बहादुर शाह जो था, थोड़ा सा इसको अच्छा कहा जाता था, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा ही घटिया था इन सभी में। जैसे कि मोहम्मद शाह, इसके समय में देखोगे ना, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है मुग़ल अम्पायर का, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी से हो रहा था। मुग़ल अम्पायर से टूट टूट करके अलग अलग नए नए स्टेट बन रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, शुरू से पढ़ाता हूँ। तो लेटर मुग़ल समझ गए क्या होता है। मुग़ल पीरियड जो औरंगज़ेब के मरने के बाद की जो पीरियड है, उसको पोस्ट मुग़ल पीरियड कहते हैं या लेटर मुग़ल्स कहते हैं, ठीक है। उत्तर मुग़ल काल हिंदी में। तो चलिए, सबसे पहले उत्तर मुग़ल काल का पहला बादशाह, पहला राजा, जो भी अपने लैंग्वेज में आप बोलना चाहें, बादशाह आपको अच्छा लगता है तो बादशाह बोलो, एम्परर अच्छा लगता है एम्परर बोलो, रूलर अच्छा लगता है रूलर बोलो, ठीक है, राजा अच्छा लगता है राजा बोलो, जो भी लगता है। तो मैं कुछ भी बोलूँगा आप लोग समझ लेना बस, ठीक है। तो सबसे पहला जो बादशाह था वो था बहादुर शाह। 1707 में ये बनता है, 1712 तक इसका कार्यकाल रहता है, 5 सालों के लिए। और आप देख सकते हैं 63 साल की उम्र में ये सिंहासन पे, ठीक है, थ्रोन पे बैठता है। और इसको बोला जाता है ही वॉज द ओल्डेस्ट, मतलब इतना बुढ़ापे में ये राजा बना था। तो ही वॉज द ओल्डेस्ट रूलर ऑफ इंटायर मुगल पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और इनको एक और फेमस नाम से जाना जाता था, बहादुर शाह को ऐसे निकनेम रख दिया गया था, ठीक है, उनके अपने समय में, साहे बेखबर। अब बेखबर मतलब तो आप समझते ही होंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बेखबर मतलब साहे बेखबर इनको क्यों कहा जाता था,
इनको इतना भी नहीं पता था कि इनका जो किंगडम है कितना बड़ा किंगडम है, कितने मिलिट्री वगैरह, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना भाई कि हमारा किंगडम इतना बड़ा है, हमारे किंगडम में ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिक आइडिया ही नहीं था इसको अपने किंगडम का, ठीक है। टोटल एरिया क्या है किंगडम का वही पता नहीं है। कैसा किंगडम चला रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? तो साहिब खबर ऐसे कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका जो है नाम बोलोगे तो इसका मुअज्जम नाम था रियल में। उसके बाद यहाँ पर और देखो, ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर अबाउट हुम एनीथिंग कैन बी, मतलब मैंने बताया ना एक ऐसा अ, अच्छा रूलर, मतलब लेटर मुगल्स में भी सारे रूलर्स तो थे ही बकलोल, अब बकलोलों में से भी थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब जो जिसको कहा जा सकता था वो बहादुर शाह ही था। बहादुर शाह को अच्छा इसलिए कहा जा सकता था, इसकी जो जितनी भी नीतियाँ थी हिंदू को लेकर के बहुत बढ़िया थी। मतलब औरंगजेब की तरह नहीं था कि औरंगजेब ने इतने ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू मराठा जो साउथ था उसको कैद कर लिया, सारा चीज़ करवाया, जाट से उसका रिलेशनशिप मतलब अच्छा नहीं था, सिख से रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। बहादुर शाह ने ऐसा नहीं करा, बहादुर शाह ने सारे से रिलेशन अच्छा रखा, कोई मंदिर इनके काल में नहीं टूटा, और मतलब हिंदू से रिलेटेड कोई गलत काम नहीं हुआ, ठीक है, इनके काल में। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए कहा जाता है कि सो ही वॉज द लास्ट रूलर अबाउट हुम एनीथिंग कैन बी सेड गुड, ठीक है। और यही है वो रूलर, दिस गेव राजा जय सिंह द टाइटल ऑफ सवाई, मतलब राजपूत से भी इनका रिलेशनशिप, सारे हिंदू जितने भी हिंदू थे सबसे रिलेशन अच्छा था इनका। सिख हो गया, जाट हो गया, बुंदेल हो गया, राजपूत हो गया, मराठा हो गया, ठीक है। तो और इन्होंने ही दिस गेव द राजा जय सिंह द टाइटल ऑफ सवाई राजा, ठीक है। और फिर इनकी मृत्यु 1712 में हो जाती है। अच्छा यहाँ पर 12 लिखा है ना, तो समझो इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, उसी के टेन्योर के साथ साथ मृत्यु ही इनकी हो जाती है, इनके बाद फिर अगला आता है। अब देख, इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है जहांदार शाह, ठीक है। 1712 से लेकर के कितने सालों के लिए? एकमात्र 1 सालों के लिए, ठीक है। अब देखोगे इन सभी का जो पीरियड था, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई बन रहा है राजा, कोई बन रहा है मतलब 2 साल के लिए, इतना कम कम समय के लिए कैसे कोई बन सकता है बादशाह? अकबर तो ऐसा नहीं था ना, अकबर ने तो बहुत लंबे लंबे समय तक शासन किया, बाबर ने भी, ठीक है, हुमायूं ने भी। हुमायूं ने तो 2 बार शासन किया, वो तो बीच में आ गया था कौन, शेरशाह सूरी, उसके कारण उसको पानी बहुत मारा। लेकिन हुमायूं ने भी बहुत लंबे तक समय तक शासन किया। लेकिन ये जो लेटर मुगल्स वाले जितने भी शासक हैं वो ज़्यादा दिन तक रहे ही नहीं गद्दी पे। क्यों नहीं रहे हैं आप समझ रहे होंगे, इनकैपेबल थे यार सारे के सारे, कितना दिन तक कोई बकरा खैर मनाए, ठीक है। तो जहांदार शाह की बात करेंगे, इट वॉज कॉल्ड एज द डिसल्यूट माउथ बिकॉज इट गेव अ लॉट ऑफ चैरिटी। इसकी एक बहुत बड़ी खराबी थी जहांदार शाह की, जहांदार शाह बहुत ज़्यादा चैरिटी दिया करता था लोगों में, बहुत ज़्यादा चैरिटी। अब एक तो वैसे ही औरंगजेब के समय से ही इनकी जो इकोनॉमी थी उतनी अच्छी रह नहीं गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे इसका जो खराब आदत था चैरिटी देने का, ठीक है, वो और वीक करते चला जाता है इनकी सिचुएशन को और बद से बदतर बनाते चला जाता है। तो ये इसकी एक खराबी थी, बोल सकते हो, आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। इसको लंपट मूर्ख, डिसल्यूट माउथ को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। लंपट मूर्ख राजा, सबके अपने नाम है यार। बहादुर शाह को साहिब खबर, जानदार शाह को लंपट मूर्ख, आने वाले और भी राजा हैं इन सभी के में निकनेम है। आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लाइन देखो, ही बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। उस समय इनके दरबार में, इनके कोर्ट में, मुगल कोर्ट में नोबल्स रहा करते थे जिनका नाम था सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स दोनों थे, दोनों भाई सैयद थे, ठीक है। तो उनकी हेल्प से, सैयद ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब नोबल्स था यार, और
बोल सकते हैं राजा से भी ज़्यादा बोल सकते हैं कैपेबल था। उनकी हेल्प से जहांदार शाह को थ्रोन मिला, सिंहासन मिला मुगल का, और जहांदार शाह फिर वहाँ पे आते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं। रिमार्क यहाँ पर एक चीज़ ये रखना, सैयद ब्रदर्स आर कॉल्ड एज द किंग मेकर्स, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ये रिमार्क मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, दो दो लाइन में क्यों ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये आना ही नहीं है। ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, इसीलिए। उसके बाद देखो यहाँ पे वैसे ही जहांदार साहब ये भी इनकपेबल था, और इसकी इतना ज़्यादा चैरिटी देने की ये बहुत ख़राबी वाली बात थी, ठीक है। तुम्हारे रतन टाटा जितना पैसा रहे ना तभी तुम चैरिटी करो। एक तो ऐसी कंगाल हो और चैरिटी दे रहे हो अपने जितने भी मिलिट्री है, जिसको भी, मतलब सबको दे रहे हो, जिससे अपने काम करवा रहे हो सबको। ये क्या हो गया। उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। 1713 से 19 तक ये रहता है राजा, और ये फर्रुखसियर जो है जहांदार शाह को मार के बनता है, इसको ख़त्म कर देता है, फिनिश टाटा बाय बाय। फर्रुखसियर खुद नहीं मारता है, खुद तो इसमें दम है नहीं, सैयद ब्रदर्स के हेल्प से इसको मारता है जहांदार शाह को, फिर गद्दी पे आता है कौन, फर्रुखसियर। और यहाँ पर देखो लिख दिए हैं, ये किल जहांदार शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। और इसको डेस्पिकेबल कॉड कहा जाता है, ये इनका निकनेम है, सबका निकनेम था ना, ऊपर में इसको रिसोल्यूट मारो तो उधर इसका देखा। अब फर्रुखसियर का नाम देखो, मतलब फेमस है उससे, ऐसे ऐसे नाम इन्हीं लोग को हो सकते हैं। अकबर को ऐसा नाम क्यों नहीं कहा गया भाई, उसने अच्छे काम किए, उसके समय में बहुत बढ़िया बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीज़ें अच्छी थी। इन सब को ऐसे, ये सब बकलोल को ऐसा ऐसा नाम ही मिलेगा। घृणित कायर जिसको हिंदी में बोल सकते हो, कॉवर्ड मतलब तो समझते हो ना, कॉवर्ड कायर, तो डिस्पिकेबल मतलब घृणित कायर इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो देखो, बिकॉज जहांदार शाह वाज मर्डर टू बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुगल्स। जहांदार शाह को मार के ये रूलर बना था, मतलब खुद में तो दम था नहीं, और धोखे से जहांदार साहब की मृत्यु किया, और खुद से भी नहीं किया। इतना तो देखो ना, किससे करवाया गया, किससे, इनके दरबार में रह रहे थे नोबल्स, पीएम वगैरह, उनसे मरवा दिया उसको, जहांदार साहब को। उसके बाद ही आता है गद्दी पे, इसीलिए कायर कहा जाता है इसको, कायर। फिर आते हैं उसके बाद देखो 1717 एडी में फर्रुखसियर जो है, इसको एक बीमारी होती है, कौन सा बीमारी, चेचक आपने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाती है। अब इससे चूँकि भाई राजा है भाई, शहंशाह है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी बन पड़ता है, आसपास के वैद्य वगैरह सब आते होंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन ना मिल पाने की वजह से एक इंग्लिश डॉक्टर हैमिल्टन ये आता है इनके दरबार में, और ऐसा मतलब जादू करता है, मतलब इस तरीके का ट्रीटमेंट देता है कि वो ठीक हो जाते हैं राजा। अब फर्रुखसियर तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान था भाई, ठीक नहीं हो रहा, क्या हो गया। लास्ट में बेचारा आके इसको ठीक करता है, कौन, डॉक्टर हैमिल्टन। अब बेचारा को फ्रस्ट्रेशन दूर कर दिया, ठीक कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फर्रुखसियर, मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर थे ये, ला इसको थोड़ा उपहार में कुछ देते हैं तो खुशी के मारे फर्रुखसियर ने एक गलती कर दी। एन इंग्लिश डॉक्टर हैमिल्टन को ट्रीट किया और उसने इसको क्योर कर लिया, उसके बदले इसने क्या कर दिया, हैप्पीली गेव बंगाल टू ब्रिटिश, बंगाल को ब्रिटिश के हवाले कर दिया, मतलब ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, और फ्री में नहीं, वहाँ पे 3000 पर एनम टैक्स लेता था, कौन, शहंशाह लेता था, जो शहंशाह इस समय था। तो बंगाल दे दिया भाई ब्रिटिश को, भाई तुम करो यहाँ पे, तुमको जो करना है व्यापार वगैरह, और उसके बदले तुम बस खाली देते रहना 3000 पर एनम टैक्स, मतलब अनुमति दे दिया बेसिकली कहा जाए तो, ठीक है, और बिजनेस करने के लिए।
इंटरेस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन हिस्ट्री। इसको कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा इंडियन हिस्ट्री का। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ना वो ब्रिटिश का ही है, ब्रिटिश से ही आया है। तो अब बोलेंगे भैया ये मैग्ना कार्टा क्या होते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा पत्र, ठीक है, लेटर, बहुत बड़ा धोखा पत्र जिससे पूरी स्थिति ही बदल जाए, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में देखो लिखा गया है, इट इज़ कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन हिस्ट्री। मैग्ना कार्टा मीन्स द ह्यूज चीट शीट दैट टर्न्स द टाइड। ये एक इडियम है, ठीक है। हिंदी में वही मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा पत्र जिससे पूरी स्थिति ही बदल जाए, ठीक है भाई। फिर 1717 एडी की बात करते हैं। इसने ट्रीटी करी थी, एक संधि करी थी, किसके साथ? मराठाओं के साथ। उस समय मराठा के जो लीडर थे कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ इनकी ट्रीटी हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने जो छत्रपति का जो पोस्ट है मराठा किंगडम में उसको रिकॉग्नाइज किया, उनको अज्यूम किया, माना, ठीक है। संसद ने माना कि हाँ छत्रपति आप लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन जो था इन्होंने दिया, इसके का में फर्रुखसिंह ने दिया था, ठीक है, छत्रपति का। तो वही लिखा गया है 1717 में ही इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को एक संधि किया और छत्रपति को पद को मान्यता दिया। और ये जो ट्रीटी था इसको कहा जाता है, दिस ट्रीटी इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा एम्पायर। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इसका नाम सुनते ही हंसी आता है, बोलोगे क्यों? चलो देखो इसको, मोहम्मद शाह, ठीक है। हालांकि इसका काल देखो 19 से लेकर 48 तक रहा है, समझ लो 1719 से लेकर 48 तक रहा है ये। इट इज़ कॉल्ड एज द रंगीला बादशाह। रंगीला नाम ही अच्छा लग रहा है, सुने हो कभी क्या रंगीला मतलब क्या होता है? क्या समझते हो तुम लोग? हाँ भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ क्या समझते हो? बताओ भाई, समझते ही होगे कुछ कुछ, छोड़ो कुछ नहीं समझते तो समझ जाओ। देखो इट इज़ कॉल्ड एज अ रंगीला बादशाह, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था क्योंकि इसको वो जो होता है ना, क्या बोलते उस समय तो कुछ और उसको बोलते थे शायद, जो दरबार में गर्ल्स लोग को बुला के नाच किया जाता था, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। अभी तो कोठे पे बोलते हैं शायद, जो देखने जाते हैं डांस वगैरह, क्या बोलते हैं यार उसको, समझ जाओ यार आप लोग, उतना मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता है क्या बोलते थे, ठीक है। तो आप लोग बस याद रखना, इसको रंगीला इसलिए कहा जाता था, इसको नाच गाना बहुत ज़्यादा अत्यधिक पसंद था, ठीक है, और सेक्सुअल प्लेजर में लीन रहता था, वही सब कुछ है इसके लिए। धूम्रपान नहीं, मद्यपान, शराब वगैरह में बहुत ज़्यादा लीन रहता था, मतलब जितने भी गंदे का हो सकते थे उसमें लीन रहता था। अब बताओ यार, ऐसा एम्परर रहेगा किसी किंगडम का तो उस किंगडम का क्या होने वाला है, बताओ ना, तुम भी सोचो। नहीं सोचो, मोदी जी के बारे में सोचो, अगर मोदी जी सब काम करने लगे नाच गाना में व्यस्त हो जाए, धूम्रपान या मद्यपान करने लगे, और ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मोदी जी गर्म आ जाएगी, क्या क्या बोल रहे हो, सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज हो जाए मोदी जी तो अखंड सिंगल है। लेकिन मान लीजिए हो जाए तो क्या होगा हमारे देश का, भारत देश का? फिर तो पीएम दूसरा बदलना पड़ेगा जाएगा ना। उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि पीएम यहाँ पर बदल दिया जाए मोहम्मद शाह वगैरह का। उस समय इसने 1948 तक चलाया अपना किंगडम, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुग़ल एम्पायर जो था ना, यही सब कारण था भाई कि मुग़ल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन है, मतलब डिसइंटीग्रेशन समझते हो, किसी बहुत बड़े एम्पायर से टूट कर नया स्टेट बनने लग जाता है, ठीक है, नया चीज़ उभरने लग जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो
इंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड रैपिडली। ये वाला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैपिडली। हो तो इधर भी रहा था, इधर भी मतलब खिचड़ी बन रही थी, लेकिन समय आता है और यहाँ पे मुगल एम्पायर एकदम रैपिडली तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। एंड देखो डिसइंटीग्रेट हो गए इनके समय में ही, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 3 नया स्टेट बनते हैं और बहुत ही फेमस स्टेट है अवध, बंगाल और हैदराबाद। हैदराबाद तो इंडिपेंडेंट ही हो जाता है, इंडिपेंडेंट हैदराबाद। देखो सबसे पहले बंगाल, बंगाल की स्थापना किसने करी आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग देखना ये सब किससे टूट के बना। ये सब एक समय मुगल एम्पायर ही था। मुगल एम्पायर के नोबल्स ने क्या करा, मुगल एम्पायर से ही अलग होकर के एक नया स्टेट का निर्माण करा, ठीक है। और ये सभी कोई और नहीं, मुगल एम्पायर जो था, मुगल किंगडम के ही नोबल्स हुआ करते थे, मुगल दरबार के ही ये सब हैं, ठीक है। नोबल्स ने अपना नया नया स्टेट बनाया, जिसमें 3 मुख्य फेमस स्टेट है। इसको क्या बोला जाता है, सक्सेसर स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो मुर्शी कुली खान ने बंगाल का निर्माण किया, मतलब स्थापना किया। शहादत खान ने अवध का निर्माण किया, जो अभी यूपी वाला रीजन है, ठीक है। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना करी। तो ये कुछ 3 मुख्य फेमस थे, ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद 1737 AD की बात आती है। मराठा का जो पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, उसने क्या करा, दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। अब ये इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि कोई भी इसको आके मार दो, हमेशा मार कर चला जाए। तो वही वाला समय था 1737 AD में मराठा पेशवा ने, बाजीराव प्रथम ने क्या करा, दिल्ली पे अटैक किया। सिर्फ और सिर्फ 500 घोड़ों, समझ रहे हो, 500 हॉर्समैन के साथ इसने अटैक किया, ठीक है। अटैक करने के बाद, और जाहिर सी बात है पेशवा जीत जाते हैं, मुगल हार जाता है। और हारने का जो जुर्माना कैसे भरता है मुगल, तो मुगल जो है, मुगल से बहुत ज़्यादा धन लेते हैं पेशवा लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा धन तो लेता ही लेता है फ्रॉम मोहम्मद शाह, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रॉमिस किया जाता है कि आने वाले समय में, ठीक है, अगर कोई भी आप पे आक्रमण करता है तो मराठा आपके साथ है, आप टेंशन ना लें। मतलब ऐसा दिलासा देता है कौन, मराठा जो पेशवा थे उस समय के, बाजीराव प्रथम, उन्होंने ऐसा दिलासा दिया मोहम्मद शाह को। उसके बदले इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी लिया। फॉरेन इन्वेजन, मतलब बाहरी आक्रमण होता है तो मराठा आपके साथ है, आप घबराए नहीं, ऐसा कहा किसने, मराठा पेशवा जी ने कहा, ठीक है, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने कहा। उसके बाद देखो 1737 में इसने वादा किया था, और 1779 में सच में इन्वेजन हो जाता है, मतलब फॉरेन इन्वेजन हो जाता है। और कौन था इस बार, बाहरी आक्रमण होता है भारत पे, ठीक है। तो भारत पे बाहरी आक्रमण होता है 1758, नादिर शाह ने किया था। नादिर शाह इसका फेमस है, इसका नाम देखो क्या फेमस है, द नेपोलियन ऑफ ईरान एंड द नेपोलियन ऑफ एशिया, इसको कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नादिर शाह का इन्वेजन हो जाता है और दिल्ली पे अटैक होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि घर की वेदी लंका ढाए, मतलब कोई अपना ही था जो नादिर शाह को बुलाया था कि आओ भाई, मुगल ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, पगला है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, आइए, मुगल एम्पायर बहुत वीक हो गया है, आप यहाँ पर आक्रमण करिए, आकर के जो करना है करिए। मतलब खुद के घर का आदमी ने इनवाइट किया था, आओ आक्रमण करो इसको। और वो इंसान कौन था, उसका नाम था शहादत खान। शहादत खान, समझ रहे हो, जिसने अवध बनाया था, इंडिपेंडेंट अवध बनाया था उसने बुलाया था नादिर शाह को। और नादिर शाह तो था ही भाई, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका तो काम ही यही था, आके दिल्ली पर अटैक मारता है, बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। और फिर चूँकि खतरनाक नहीं बोलेंगे, इसका उतना ज़्यादा बड़ा लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो चला था। तो जीतेगा कौन, नादिर शाह जीत जाता है। और नादिर शाह जीत जाता है तो नादिर शाह जीतने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करती है। और जो आपने फेमस सुना होगा कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो था उसको भी लूट लेता है। साथ ही साथ पीकॉक थ्रोन जो था, बहुत ज़्यादा फेमस थ्रोन था, ठीक है, जिस पर शाहजहाँ वगैरह बैठा करते थे, क्या बोलते हैं यार, जिस पर जो बादशाह वगैरह थे वो बैठा करते थे, ठीक है, बादशाह, तो वो पीकॉक थ्रोन,
वो सब कुछ ले जाता है, सुंदर सुंदर चीज़ें थी वो सब सब ले जाता है अपने साथ। ठीक है। 10, कहा जा सकता है कि मोहम्मद शाह रंगीला वो लास्ट रूलर था जो पिकक थ्रोन पे बैठा था। क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, देखा है मैंने इसको। फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1748 में। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट बनता है अहमद शाह। अहमद शाह, कंफ्यूज मत होना, अहमद शाह अलग है और अहमद शाह अब्दाली अलग है। ठीक है। तो ये देखो 1748 से 54 थी, इसका भी ज़्यादा टेन्यूर रहा नहीं, छोटा टेन्यूर है। मोहम्मद शाह का हालांकि बड़ा टेन्यूर था। ड्यूरिंग दिस द फर्स्ट टाइम 1748 एडी में एक अफगान जनरल था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह जब शासक बना, रूलर बना, इसके समय पे अहमद शाह अब्दाली, दोनों अलग है। ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है पंजाब पे। ये अफगान का रहने वाला था, अफगान का जनरल था। ठीक है, समझ रहे हो, अफगानी सेनापति था जो अटैक करता है पंजाब पे, भारत पे करता है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुगल का जो इकोनॉमी था बहुत ज़्यादा वीक हो चला था। इकोनॉमी, धन वगैरह, धन कोष जो होता था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब इकोनॉमी पूरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं यार, चरमरा गया था। तो और इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो गया था ना, मुगल कोर्ट में जो पैसे हुआ करते थे वहाँ से लोगों को पे करना पड़ता था, जितने भी सोल्जर ऑफिसर थे मुगल आर्मी में। ठीक है। इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताएं यार, स्थिति हद से मतलब रिच फैमिली से बोल सकते हो। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, बस समझ जाना। बहुत अंबानी से कैसे भिखारी बनने का कगार पे ये सब आ गया था, ऐसा इसका इकोनॉमी था। रिच से लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला हालात हो गया था। ठीक है। तो और इतने बुरे दिन आ गए थे कि इनको सामान बेचना पड़ रहा था, घर का चीज़ों, मतलब जितने भी जेवर वगैरह होगा, समझ रहे हो ना, जेवर हो गया, सोने की चीज़ें हो गई, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सब बेचना पड़ रहा था, ये सब करने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए। तो दिन तो ख़राब आ गए हैं ना भाई, दिन ख़राब आता है तभी तो आप बेचते हैं अपने घर का सामान, ऐसे थोड़ी बेचते हैं। आपकी मम्मी वगैरह जो बेचती होंगी तो ख़राब दिन में ही बेचती होंगी, ज़रूरत के टाइम पे बेचती होगी। तो इस समय क्या होता है ना, रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने ब्लू कलर में लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, एट दिस टाइम द सोल्जर रिवेल्ड एंड मेड हिम अ ब्लाइंड एंड पुट हिम इन अ जेल। इनके जो खुद के सोल्जर थे परेशान हो गए हैं, भाई कैसा राजा है, कुछ देता होता है नहीं, सैलरी भी नहीं दे रहा सही से। इनके सोल्जर ने ही इनके अगेंस्ट रिवेल कर दिया, मतलब जंग छेड़ दी और इनको अंधा बना दिया, अहमद शाह को अंधा कर दिया और जेल में ठूस दिया, जेल में भेज दिया। उसके बाद आते हैं आलमगीर दूती 1754 से 1759 में। इसका भी टेन्योर देखो बहुत छोटा है। और देखो इसके समय पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी लड़ी जाती है 1757 में। और जो लॉर्ड क्लाइव था ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या करता है, सिराजुद्दौला को हरा देता है इस लड़ाई में। तो एट द एंड आप बोल सकते हैं ब्रिटिश विनर था इस लड़ाई का। ठीक है। इस लड़ाई के बाद इस वॉर, फेमस वॉर है भाई बैटल ऑफ प्लासी, याद रखना। 1757 डेट भी याद, देखो कुछ ऐसे ऐसे डेट है ना जो याद होने ही चाहिए आपको। मैं नहीं कहता आपको सारा डेट याद रखो, ये सब याद रखो, ये याद रखो, ठीक है, याद होता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन ये सब डेट तो याद ही रखो। फेमस फेमस जो लड़ाइयाँ थी सबकी। तो 1757 में लड़ाई होता है। इसके इस लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश को है ना, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया में रूल करने का। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो इंडिया में अब रूल किया जा सकता है। और ब्रिटिश ने कोई अपॉर्चुनिटी जो मिली है छोड़ा नहीं है, ब्रिटिश ने अच्छे से इंडिया में रूल करने की अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, समझ रहे हो। फिर तो तुम देखोगे ही, मैंने पढ़ाया था ना कल क्या, मैं आने वाले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कैसे पुर्तगीज़ लोग आते हैं, ये सब लोग आते हैं, कैसे कैसे होता है। 1600 में आता है, अभी देखो ये 1700 चल रहा है ना। ब्रिटिश लोग सबसे पहली बार इंडिया में कब आए थे, 1600 में आए थे, 1600 एडी में। अभी तो बहुत ज़्यादा आगे, 100 साल आगे हम लोग चल रहे, 100 साल क्या 150 साल आगे पहुँचे हुए हैं। तो ब्रिटिश लोग तो पहले से ट्राई कर रहे थे। और ये ऐसा समय था एट दिस टाइम द, कहाँ गया भाई,
यहाँ पे ये था, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो अभी तो 1754 चल रहा है, वो लोग 1600 में ही आ गए थे इंडिया में, ब्रिटिश लोग। तो एक ऐसा समय था 1757 की लड़ाई जो हुआ थी, वहाँ पे ब्रिटिश को बहुत बड़ा मौका मिला था, मौके को इसने गंवाया नहीं, ब्रिटिश ने बहुत अच्छे से पकड़ा। उसके बाद देखो इसका जो टेन्यूर था ना, कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट था पोस्ट मुगल पीरियड में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस, और शाह आलम की बात कर रहा हूँ मैं, आलमगीर द्वितीय खत्म हो गया। शाह आलम का देखो 1759 से 1817 की बात है, तो देख लो कितना लंबा इसका टेन्योर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अब देखो इस टेन्योर वाज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड का। इसका टेन्योर सबसे ज़्यादा लंबा रहा पोस्ट मुगल पीरियड में। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और था ना जिसका लंबा था, हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला का भी लंबा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबा इसका है, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का टेन्योर लंबा है, और इसके समय पे ही बहुत सारी फेमस लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके समय पे ही लड़ा गया था, शाह आलम द्वितीय के समय पे लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था, डेट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस लड़ाई के बारे में थोड़ा जान लो कि ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत जो था, ये इन दिस वार द अफगान का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली कंप्लीटली डिफीटेड द मराठा को हरा देता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा गया इसके समय पे ही, इसके समय पे बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया 1764 में, और किसके किसके बीच में लड़ा गया वो भी आइडिया होना चाहिए आपको। तो हेक्टर मुनरो जो था ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, और हेक्टर मुनरो ने तिलगुट आर्मी को हरा दिया। तिलगुट आर्मी इंडियन आर्मी था, इसमें 3 लोग की मतलब लड़ाई लड़ रहे थे एक साथ, 3 लोग ज्वाइंट आर्मी एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तिलगुट आर्मी उसको कहा जाता है, ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो भाई ऑब्वियसली ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाता है हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में, ठीक है। तो वही लिखा गया है, हेक्टर मुनरो डिफीटेड द तिलगुट आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के लीडरशिप में तिलगुट आर्मी जो बनी थी वो हार जाती है। उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में, और शाह आलम द्वितीय जो था ना, क्या करा इन्होंने, इस ट्रीटी में कुछ तो दिया होगा। अभी ब्रिटिश ने जीत लिया लड़ाई, तो ट्रीटी होता है, तो ट्रीटी में जो जीतता है ना उसको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे देखो, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था, और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने सीडेड द दीवानी ऑफ बिहार, सीडेड द दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश, ये सब कर देता है, ठीक है। सीडेड द दीवानी मतलब होता है रेवेन्यू टैक्स, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दीवानी मतलब रेवेन्यू टैक्स, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवानी सौंप देता है। भाई लो तुम रखो, अब तुम ही चलाओ, इस रेवेन्यू टैक्स को तुम ही कलेक्ट करो, ब्रिटिश के हाथ में दे दिया, ठीक है, हैंडेड ओवर। इन द सेम वे यहाँ पे डुअल रूल जो है देख सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है बंगाल वाले रीजन में, मतलब इधर से कौन था भाई, किसका पड़ा, हाँ, शाह आलम भी कर रहा है और उधर से ब्रिटिश भी कर रहा है, मतलब डुअल गवर्नमेंट टाइप सिस्टम स्टार्ट हो जाता है बंगाल में। वही लिखा गया है डुअल रूल वेयर स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ बंगाल अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर एक चीज़ और आप नोट करना, शाह आलम द्वितीय ने को प्रिजनर बना दिया गया, बोल सकते हो प्रिजनर, कैदी, और साथ से पेंशनर बना दिया। पेंशनर भी यहाँ पर सही वर्ड है, प्रिजनर मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया पेंशनर है, मैंने प्रिजनर इसको पढ़ लिया, सॉरी, पेंशनर है तो पेंशनर बना दिया गया। मतलब पेंशनर समझते हो, पेंशन मतलब जो देता है, ब्रिटिश को पेंशन दिया करता था, उसी से इसका गुजर बसर चलता था शाह आलम द्वितीय का, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था इसको, पेंशनर ऑफ ब्रिटिश बन जाता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय वाज टू अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बाई ब्रिटिश, ठीक है, अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है ये शाह आलम द्वितीय। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अकबर द्वितीय, 1717 से लेकर 37 तक इसका रहता है, लगभग 20 साल के लिए, और ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू बिकम अ रूलर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में, ब्रिटिश के अंडर
पहला रूलर बनने वाला, मुग़ल रूलर बनने वाला वो कौन राजा है, तो अकबर सेकेंड है, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो द प्रिजनर नहीं यार, पेंशनर, ही वॉज ऑल्सो द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। और इसके समय पर क्या किया, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पेंशन दे रहा था शाह आलम द्वितीय को। जैसे ही अकबर का समय आया तो अकबर का पेंशन इसने कम कर दिया, शाह आलम से कम इसको देने लगा, ठीक है। अब तो ये चिंता का विषय है ना भाई, एक तो तुम सारा चीज़ नहीं दे रहे हो, ऊपर से थोड़ा सा पेंशन दे रहे हो तो उसमें भी तुमने घटा दिया, तो पेंशन कम कर दिया। अब पेंशन कम कर दोगे तो दिक्कतें तो आएंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी, ऑडियो तो चल रहा है, चलो ठीक है, नहीं तो पता चलता इतना ज़्यादा बोलने के बाद रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था। बहुत बार हुआ है वीडियो बनाते समय दोबारा तिबारा करना पड़ता है हमको। तो यही सब कारण था जी कि पेंशन अब घटा दिया तो भाई भाई टेंशन में आ जाता है अकबर द्वितीय। इसने क्या करा, उस समय जो था सेंट राजा राम तो नहीं बोलेंगे, उसमें राम मोहन रॉय थे, इनको लंदन भेजा गया शिकायत करने के लिए किंग के पास, ठीक है। लंदन में जो किंग बैठे हुए थे, ब्रिटिश किंग, उसके पास शिकायत करने के लिए भेजा गया कि इनकी पेंशन को घटा दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो राम मोहन रॉय जाते हैं कंप्लेन करने, अकबर द्वितीय का कंप्लेन लेकर के जाते हैं लंदन, कंप्लेन वहाँ पर जाके करते हैं। और यही सब कारण था कि ये जो अकबर द्वितीय था ना, राम मोहन रॉय को एक टाइटल देता है राजा का, उसके बाद ही राम मोहन रॉय का फुल नेम हो जाता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वही सब लिखा गया। आगे देखते बहादुर शाह द्वितीय, ये लास्ट रूलर है। देखो बहादुर शाह द्वितीय बोलो या बहादुर शाह जाफर बोलो, बात एक ही है। जफ़र इसलिए कहा जाता था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो अपनी नॉवेल्स वगैरह होता था, मैगज़ीन खास करके, वो जफ़र के नाम से ये पब्लिश किया करता था, इसीलिए इसका नाम बहादुर शाह जफ़र भी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 1857 की क्रांति में भाग लेता है। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति में आप सब जानते हैं, एक साल के लिए वो लड़ाई चली थी, फिर वो उसको सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। और साथ ही साथ ये जो मुग़ल एम्परर था जो लड़ रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश इसको धर लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इसको इसके सामने इसके दोनों बेटों को मार देता है। दोनों बेटों को मारने के बाद क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है और रंगून जो बर्मा में है, बर्मा जानते ही होंगे, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताना बर्मा किसका पुराना नाम है, ठीक है। मैं बस हिंट दे देता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट अपना जो है ना इंडिया वाला, उसके बगल में जस्ट, हाँ। तो बर्मा भेज दिया जाता है, बर्मा में कहाँ, रंगून में, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये भेज दिया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, इसका जो हुमायूं का मकबरा है, यूं तो दिल्ली में बनाया गया था, पहले ही बना दिया गया था हुमायूं का मकबरा, जहाँ पर उसको दफन करना था। अब चूँकि ब्रिटिशर्स ने इनको रंगून का सैर करवा दिया, यानी रंगून भेज दिया, तो इनकी मृत्यु रंगून में जाके होती है, वहाँ पे इनका दफनाया जाता है। अब दिल्ली में जो बना मकबरा है वो उसका क्या होगा, कुछ नहीं, वो खाली रह जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर आप जब देखेंगे ना भाई कि जितने भी मुग़ल एम्परर हुए हैं, उसके जितने सभी का मकबरा दिल्ली में ही है, दिल्ली के आसपास, ठीक है। बहादुर शाह का रंगून में बस है। और बहादुर शाह जो था वो लास्ट मुग़ल एम्परर था, समझ रहे हो, किसका, मुग़ल एम्पायर का। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। बहादुर शाह जफ़र लास्ट था, फिर ख़त्म हो जाता है। यही था आपका पोस्ट मुग़ल पीरियड। आपको मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पर बताई है कि क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। हालांकि ये शॉर्ट है, आप जब पढ़ोगे सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं लेटर मुगल्स का डिक्लाइन जो हुआ था भाई, वो उनके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो कुछ कारणों मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मैंने एक आंसर तैयार किया है, चाहो तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताइए क्या क्या कारणें थी कि डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड दोगे, बैकग्राउंड में भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन एक ही चीज़ है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं बाबर से ये शुरू हुआ था, बाबर बहुत ही इफ़िशिएंट रूलर था, उसके कंपैरिजन में ये जो
पोस्ट मुग़ल पीरियड वाले जितने भी रूलर है वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाए, ठीक है। बाबर जो था संस्थापक था। ये सारे आंसर जो मैंने बनाए हैं आप लोग के लिए बनाए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और देखो ब्लू कलर में मैंने कुछ और भी चीज़ें लिखी है। मुग़ल रूलर्स जो थे जितने भी, ज़्यादातर वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और हिंदुस्तान जो हमारा था उस समय, आप देखे होंगे हिंदुस्तान उस समय क्या आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे, ज़्यादातर हमारा हिंदू कम्युनिटी वाला देश है, मतलब मेजॉरिटी है, और रूलर कोई मुस्लिम है। तो ये सारे कुछ कारण हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर वाज द वीक सक्सेसर। ये तो मैंने वीडियो को शुरू में ही बता दिया। तो जो मैंने बताया है वीडियो में अभी तक वही सारा नीचे लिखा गया है, बस उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको खुद से लगाना होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बस यार पढ़ाई करो अच्छे से। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए ना तो कमेंट में बेझिझक पूछो आप। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, यानी अगर आपको ऐसा ज़रूरत महसूस हो रहा है कि भैया नहीं ये भी समझा दीजिए, ये जो लिखा गया है सब कुछ समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताना। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। तो आप लोग बस बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ये आंसर आपको खुद से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। ये मैंने आंसर आपके लिए तैयार किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। पॉलिटिकल काउजेज़ क्या हो सकते हैं डिक्लाइन के, सोशल काउजेज़ क्या हो सकते हैं डिक्लाइन के, साथ ही साथ मिलिट्री काउजेज़, बहुत सारे और एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या हो सकते हैं जिसके कारण मुग़ल की जो इतनी बड़ी एम्पायर थी वो ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ा तो कारण इकोनॉमिक वाला ही माना जाता है। ये सारी चीज़ आप देखना भाई, जिसमें आपको जागीरदारी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक काउजेज़ में जागीरदारी क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिटिकल कॉज में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई। कोई दिक्कत होगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के साथ, यूरोपियन का कैसे आगमन होता है, ठीक है। ये तो आगमन औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गया था, फिर आते जाते हैं धीरे धीरे। तो वो सब देखोगे टाइमलाइन में वहाँ पे लगा दूंगा, बस आपको देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, इसकी जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम पे देखो अपलोड कर दिया, आपके सामने ही अपलोड हो रहा है। इसको मैंने अपलोड कर दिया, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो बताना, मैं हिंदी में भी इस PDF को डाल दूँगा, ठीक है। अन्यथा मैंने हिंदी में तो समझाया ही आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो अपना काम आप ज़रूर करें चैनल के साथ, यानी सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो, ऐसे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।